जब से बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया 2015 में 24 नवंबर से, और उसके बाद जो काम हम लोगों ने करना शुरू किया और ये तीसरा टर्म है हम लोगों ने काम शुरू किया। जब तीसरी बार आए तो हमने 7 निश्चय का ऐलान किया। 2015 के अगस्त महीने में हमने इस बात का ऐलान किया 7 निश्चय। सब लोगों ने इसको स्वीकारा। हमारा ऐलान बदल गया, लेकिन फिर भी 7 निश्चय के कार्यक्रमों को सब लोगों ने स्वीकारा। और जिस तरह से ये काम हो रहा है आप सबको मालूम है। लेकिन आप कल्पना कर लीजिए उसके पहले क्या स्थिति थी बिहार के बारे में। बिहार के लोग जो बिहार के बाहर रहते थे अपमानित होना पड़ता था। लोग छिपाते थे कि हम बिहार के रहने वाले हैं, क्योंकि बिहार को जंगल राज के रूप में जाना जाता था। और जब बिहार के लोगों ने मौका दिया और जब 2005 में पूरे बिहार में हम न्याय यात्रा पर निकले और उसमें हमने कहा था कि बिहार के लोग हम लोगों को काम करने का मौका देंगे, पूरे एनडीए को काम करने का मौका देंगे, तो हम कानून का राज कायम करेंगे, न्याय के साथ विकास करेंगे। और जो कानून की क्या स्थिति थी, और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो कानून का राज हम लोगों ने कायम किया। आजकल पता नहीं क्यों कहीं से कहीं किसी को किसी चीज की जानकारी नहीं होती है और कुछ न कुछ बोल देता। मैं तो एक एक चीज आज तो थोड़ा बहुत मैं बोलूंगा, लेकिन एक एक विषय पर जो भी काम किया गया है 2005 के 24 नवंबर से आज तक, हर विषय के बारे में हम पूरी जानकारी एक जगह इकट्ठा करके लिखवा करके हम आप सब लोगों को उपलब्ध करा देंगे, ताकि लोग जान जाए क्या हुआ। क्या ये बात करते रहते कानून का राज? आपको मालूम है क्या स्थिति थी 2005 में और आज क्या स्थिति है? आप अच्छी तरह जान लीजिए 2018 का राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के द्वारा जो अपराध आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं हर राज्य के बारे में, हर साल अपराध आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। 16 के बाद बहुत विलंब से 2017 का प्रकाशित हुआ और उसके बाद 2018 का प्रकाशित हुआ। हर साल के प्रकाशन के बाद हम बता देते थे, लेकिन 2018 का जान लीजिए लोग बोलते रहते हैं, मालूम नहीं होता है। अपराध के बारे में चर्चा बहुत होती है। 2018 के अपराध आंकड़ों के अनुसार जितने दर्ज संज्ञेय अपराध हैं उसमें पूरे देश में औसत राष्ट्रीय औसत दर प्रति लाख यानी 1 लाख की जनसंख्या में जो संज्ञेय अपराध दर्ज होते हैं उसकी संख्या है 1 लाख की आबादी पर 383.5 पूरे देश का औसत है। और उसकी तुलना में 1 लाख की आबादी पर बिहार का है 221.1, यानी अपराध दर के आधार पर देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला लीजिए तो बिहार का स्थान 23वां स्थान है। आप ये अच्छी तरह जान लीजिए। अपराध के मामले में और हर बार नियंत्रण करते हुए 1 लाख की आबादी पर अपराध का दर, संज्ञेय अपराध का दर घटता जा रहा है। लेकिन पता नहीं, चूंकि अखबार में आजकल इतना न पेज हो गया है और क्षमा करेंगे मीडिया का इतना रूप हो गया है, नया सोशल मीडिया शुरू हो गया है, 24 घंटा चलता रहता है, तो कौन सी घटना की खबर नहीं आती। उसी को देख देख करके लोगों को लगने लगता है कि अपराध बढ़ गया। हम आपको कितनी बात पता है, अगर यहाँ पर आज इतना गर्मी नहीं रहता तो और डिटेल में बताते आपको। लेकिन अच्छी तरह जान लीजिए कि आप अगर अपराध के दर की बात करेंगे तो देश में 11वां, डकैती में 16वां, लूट में 17वां, अपहरण में 17वां, बलात्कार में 33वां। यह है बिहार की स्थिति। और पूरा डिटेल
हम एक एक साल का सबको हम उपलब्ध करा देंगे ताकि लोग जान लें। और जान लीजिए, पहले एफआईआर दर्ज होने में दिक्कत होती थी, अब एफआईआर दर्ज होने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई चाहेगा एफआईआर दर्ज कराना और कोई थाना वाला उस पर कोई गलती करता है तो तत्काल हम लोग कार्रवाई करते हैं। इससे अच्छी तरह जान लीजिए एक एक चीज। और उसके बाद जो आप एक बात जान लीजिए कि जो सबसे बड़ी बात है, हमने एक एक चीज का अध्ययन किया है। हम शुरू से इस बात का अध्ययन करते हैं। ये जो हत्या की घटनाएं घटती हैं, ये जो अपराध की घटनाएं घटती हैं खास तौर पर, उसका पूरा का पूरा आकलन किया। और आकलन किया, सबसे ज्यादा जो हत्या की घटना होती है उसका कारण क्या है? आपसी विवाद, जमीन से संबंधी विवाद, संपत्ति से संबंधी विवाद, पारिवारिक झगड़ा, इन सब चीजों के चलते जितने भी हो रहे हैं 60% उसी के लिए हो रहा। और आपको मालूम है कि भूमि विवाद के चलते होता है। इसलिए भूमि विवाद के समाधान के लिए हम लोगों ने क्या नहीं करना शुरू किया। हर प्रकार से आप देख लीजिए, जो भी कांड प्रतिवेदित हुए हैं, एक एक चीज का आंकड़ा मेरे पास है। तो 60% है। तो क्या किया भाई हम लोगों ने? अब पारिवारिक बंटवारा में भी पैसा लगता है 8%, जितना कॉस्ट है जमीन का। हम लोगों ने क्या कर दिया पिछले वर्ष से? कर दिया कि अगर कोई पारिवारिक बंटवारा करेगा तो उसको सिर्फ सांकेतिक तौर पर 100 रुपया लगेगा। और अब इसके बाद तो पारिवारिक बंटवारा भी करवाने लगे। पारिवारिक बंटवारा भी नहीं करवाते थे। दादाजी के नाम पर, परदादा जी के नाम पर संपत्ति रहती थी। कोई भाई चला गया बाहर काम कर रहा है, कोई दूसरा यहाँ है, तो भाई दूसरे भाई के नाम पर आपसी बंटवारे में जो जमीन चला गया उसको भी किसी को बेच देता, उसमें भी बात पैदा होता था। न जाने कितने विवाद, उन विवादों से छुटकारा दिलाने के लिए हम लोगों ने कर दिया परिसंपत्ति के मूल्य के 8% पर जो होता था निबंधन, उसको घटा करके 100 रुपया कर दिया। और आप अच्छी तरह जान लीजिए, सरकार यह भी विचार कर रही है कि निबंधित सेल डीड के समय विक्रेता के नाम से जमाबंदी कायम होने के बाद ही निबंधन किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विक्रेता अपना ही जमीन विक्रय कर रहा, इसके पश्चात वही व्यक्ति जमीन विक्रय कर पाएंगे जिनके नाम से जमाबंदी और दाखिल खारिज होगा। आजकल किस तरह से जमीन के नाम पर हो रहा है विवाद, आप जरा गौर से देखते हैं। मैं तो सबको कहूंगा, खास करके जो कम उम्र के लोग हैं, राजनीति में आ गए हैं, जरा गहराई से आकलन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। ये काम हम लोग प्रारंभ से करते रहे हैं, जब से मौका मिला है एक एक चीज का आकलन और अध्ययन करते हैं। सिर्फ अखबार पढ़ करके, मीडिया में कोई खबर देख करके, सोशल मीडिया में कुछ वायरल हो रहा उसको देख करके नतीजा पर नहीं आना चाहिए। क्योंकि जो कुछ भी करने वाला कुछ करता है, क्या कर सकते हैं जिससे आप रोकिएगा। और आज आप जानते हैं क्या स्थिति हो गई है। ये तो हमने जमीन के बारे में आपको कहा, और जो कुछ भी हम लोग पूरा का पूरा करना चाह रहे हैं, सेटलमेंट, सर्वे और सेटलमेंट, एरियल सर्वे करवाया पहली बार बिहार है जिसने नए सिरे से 100 साल से भी पुराना सर्वे सेटलमेंट है, नया सर्वे सेटलमेंट करने के लिए एरियल सर्वे करवाया। ये बिहार में पहली बार लागू हुआ। और एरियल सर्वे करा के उसका जमीन पर वेरिफिकेशन हो रहा है। और इसके लिए आपको मालूम है 8000 कर्मचारी और अमीनों की बहाली हम लोग कर रहे हैं, ताकि इस प्रकार से नए सिरे से कौन जमीन किसका है ये एक एक बात हो जाए। और उसके बाद कंसोलिडेशन भी कराएंगे, वो बात की चीज है, लेकिन एक एक काम करवा दें। आप जितना भी चाहिए, जितनी तेजी से काम करना चाहते हैं उतनी तेजी से, कोई जरूरी नहीं है कि आप कम कर पाइए, क्योंकि कई तरह की समस्याएं बीच में आती हैं। इसलिए हमको आज के अवसर पर विशेष तौर पर आपको कहते हैं कि भाई हम लोगों के जितने साथी हैं उनका विश्वास विवाद में और झगड़ा में नहीं है। इसलिए अगर गांव में भी किसी प्रकार का विवाद होता है, लोगों को समझाने की कोशिश करिए।
और जो बिहार का विकास हुआ, और आपको मालूम है बिहार की आबादी कितनी है? ये जो 1 स्क्वायर किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर पर 1120 से भी ज्यादा आबादी है। देश की जो औसत आबादी है उससे भी 3 गुना, उससे भी ज्यादा बिहार की आबादी है। वैसी स्थिति में कई प्रकार के विवाद होते हैं। जमीन जो हम लोगों ने विकास करना शुरू किया है, पहले कहां कोई जमीन खरीदता था, क्या स्थिति रहती थी? आज जब एक एक जगह पर काम करना शुरू किया, कितने बड़े पैमाने पर सड़क का निर्माण, पुल पुलिया का निर्माण, आवागमन में सुविधा हर प्रकार से, और जिस तरह से काम हम लोगों ने करवाना शुरू किया, उसी का परिणाम है कि अब जमीन की कीमत बढ़ने लगी। और तब जब ये कीमत बढ़ती है तो बहुत लोगों के मन में ये बात आ जाता है कि साहब हम इस पर कब्जा कर ले तो हमको बहुत लाभ होगा। इस तरह से कई कारणों से विवाद होता है। इसलिए हम लोग वर्तमान स्थिति में भी बहुत सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं, और भविष्य के लिए भी ये जो हम लोगों का काम है सर्वे और सेटलमेंट का, ये काम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद देखिएगा आपसे आप विवाद बहुत नीचे चला जाएगा। वैसे तो आप गारंटी नहीं दे सकते हैं कि हर आदमी को सुधार ही दीजिएगा। ये तो जो भी पैदा होता है, तरह तरह की प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, कुछ ठीक से सोचते हैं और कुछ का दिमाग गड़बड़ ही सोचने में रहता है, तो वो तो एक अलग बात। लेकिन हम लोगों का दायित्व है कि ठीक ढंग से लोगों के बीच में काम करें और लोगों को प्रेरित करें। तो एक एक चीज का काम हम लोग इस मामले में चला रहे हैं। दाखिल खारिज का अध्ययन अभियान भी चला रहे हैं। अभी जो है भविष्य का जो सेटलमेंट होगा, सर्वे के बाद सर्वे सेटलमेंट होगा, वो तो आगे लागू होगा। अभी जो लागू है उसी के आधार पर भी सुधार की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अब एक एक चीज कौन सा काम नहीं किया, कानून का राज कायम करना, और जो विवाद के कारण जो भूमि विवाद सबसे महत्वपूर्ण चीज हो गया है, उसको ध्यान में रख करके वह भी काम। और इसके अलावा प्रशासनिक सुधार का काम। जरा कल्पना करिए, पहले जाते थे लोगों को इनकम सर्टिफिकेट लेना है, आमदनी का, किसी को जात का सर्टिफिकेट लेना है, किसी को आवासीय सर्टिफिकेट लेना है, जाते थे ब्लॉक से लेकर के ऊपर तक, कितना बार चक्कर लगाते रहते थे। अगर किसी का जूता पहनते थे, इतना बार जाते थे ब्लॉक का सब डिवीजन कि घिस जाता था, मिलता नहीं था, और अंत में कुछ न कुछ खर्चा करना पड़ता था तब मिलता था। हम लोगों ने क्या किया, 2011 से इसका एक एक चीज का अनुभव करके लोक सेवा अधिकार कानून लागू किया, और आपको मालूम है कि आप किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अनेक प्रकार के सर्टिफिकेट की जरूरत है, वो बहुत आसानी से मिल रहा। और पता है लोक सेवा अधिकार कानून को लागू किया, इसके अंतर्गत अद्यतन जो 2011 से लागू किए हैं, आज तक 23 करोड़ 27 लाख आवेदनों का निष्पादन हुआ, आबादी से भी लगभग दोगुना। आप समझ लीजिए अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए सारे साथियों को एक एक बात की नजर भी रखनी चाहिए, जानना चाहिए। और 2016 से लोक शिकायत निवारण कानून बना करके लोग मिलते थे। हम तो 2006 से जनता के दरबार में मुख्यमंत्री और उसके बाद नीचे का डीएम, एसपी, बीडीओ, दरोगा सबके लिए इंतजाम हम लोगों ने किया था। जो हम देखते थे शिकायत लेकर के आते थे, जितना संभव था पीछे पड़ते थे, निष्पादन कितना हो पाता था, बहुत कोशिश करते थे तो 40%, 45%, उससे अधिक कभी निष्पादन नहीं हो पाता था। लगातार हमने 10 साल काम किया। ये मेरे दिमाग में बात आई कि अगर शिकायतों का निवारण करना है तो हम लोगों को कानून बनाना पड़ेगा और ये अधिकार देना पड़ेगा। तो लोक शिकायत अधिकार निवारण कानून जो हम लोगों ने लागू किया, अब उसके बाद आप देख लीजिए 6,60,000 से अधिक आवेदनों का निष्पादन, लोगों की शिकायतों का निवारण किया गया। अब शिकायत करते हैं लोग, प्रखंड और अनुमंडल स्तर पर है, जिला स्तर पर है और विभाग के स्तर पर, किस तरह से उसका निष्पादन किया जा रहा है।
एक एक काम हम लोग एक एक चीज करवा रहे हैं। और एक बात और कर दिया, जो सरकारी सेवा में लोग हैं, सरकारी सेवकों को भी उनके शिकायतों का निपटारा हो सके, इसलिए बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली को भी हम लोगों ने लागू किया। और जब लागू कर दिया पिछले वर्ष, तो अब तक इतने कम समय में 1844 से अधिक आवेदनों का निष्पादन कर शिकायतों का निवारण किया गया। सरकारी सेवकों का भी ख्याल रखें, तो आम लोगों का ख्याल, सरकारी सेवकों का ख्याल, तो एक एक चीज। तो इसलिए अगर कोई कहता है तो आप जान लीजिए, कानून का राज कायम करने के लिए बहुत जरूरी है जमीन से संबंधित भूमि का निबंधन, और ये सब काम हम लोग पूरा करें और प्रशासनिक सुधार का काम करें। ये काम किया। और क्या हालत थी शिक्षा की, लोग बात करते रहते हैं, आजकल तो चलते रहता है, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते रहता है। जरा शिक्षा की बात जान लीजिए। जब हम लोग आए, हमने सर्वे कराया, 12.5% बच्चे बच्चियां स्कूल से बाहर रह जाते थे, और उसमें भी हमने सर्वेक्षण कराया कि कौन है ये तो सबसे ज्यादा स्कूल से बाहर रहते हैं। स्कूल से बाहर रहने वाले या तो अल्पसंख्यक समुदाय के थे या महादलित थे। और इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, तालीमी मरकज स्वयंसेवक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, और टोला सेवक बाकी जो महादलित और दूसरे लोग थे उसके लिए हम लोगों ने शुरू किया। पढ़ने नहीं जाते थे, उनको घर के बाहर पता करके और उनको अलग से पढ़ा करके, और उनकी उम्र कुछ हो गई आगे स्कूल तक पहुंचाना, और स्कूल में भी जाकर इनके द्वारा ध्यान रखा जाता था। तो अब उसके बाद क्या स्थिति आ गई, अब 1% से भी कम है स्कूलों के बाहर। और क्या स्थिति थी, प्राथमिक विद्यालय तक तो लोग चले जाएं, लड़कियां भी चली जाएं, लेकिन मध्य विद्यालय में लड़कियां बहुत कम जाती थी, मिडिल स्कूल में। और उसका कारण था लोगों की गरीबी। बेटी को अगर 6ठी क्लास में भेजेंगे तो उस समय उसके लिए ठीक ठाक कपड़ा देना पड़ेगा। गरीबी के कारण कपड़ा देने की स्थिति में लोग नहीं थे। तो हमने क्या किया, 2007 में मिडिल स्कूल में पोशाक योजना की शुरुआत की, और क्या वातावरण बदला, और कितनी बड़ी संख्या में स्कूल जाने लगी लड़कियां। और तब हमने सोचा कि लड़की को सिर्फ 8वीं तक पढ़ाएंगे, इसको कम से कम मैट्रिक तक पढ़ाएंगे। और उसका सर्वेक्षण किया तो 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या पूरे बिहार में 1,70,000 से भी कम थी। हमने साइकिल योजना की शुरुआत की। अरे लड़कियां पटना में भी साइकिल नहीं चलाती थी। हमने कहा कि सब लड़की को स्कूल 9वीं क्लास में जाएगी, साइकिल देंगे। साइकिल देना शुरू किया, उपलब्ध कराया, लड़कियों की संख्या कितनी बढ़ने लगी। समाज का वातावरण कितना बदल गया। कोई सोचता भी नहीं था कि लड़की साइकिल चलाएगी, लड़की साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी। आत्मसम्मान में बढ़ा लड़कियों के मन में, और पूरा वातावरण कैसा हुआ। शुरू में तो लोग कहते थे कि लड़की को साइकिल पर भेज रहे हैं, सब लड़की के साथ गड़बड़ करेगा लोग। हम तो हंसते रहे। हमने कहा देख लीजिएगा, अरे हर घर की लड़की जब जाएगी तो कोई घर का आदमी किसी दूसरे घर की लड़की को अपमानित नहीं करेगा। और जानते हैं कब से शुरू हो गया। देखिए, न सोचते हैं लोग और न कुछ प्रयोग करते हैं, न सर्वेक्षण कराते हैं, न जानकारी लेते हैं, न आकलन करते हैं, न अध्ययन करते हैं, जुबान चलाते रहते हैं, जुबान चलाते रहते हैं। ये मेरा काम नहीं, हम तो काम करते हैं, और जो काम करते हैं और क्यों काम करते हैं उसी की जानकारी हम लोगों के बीच में देते हैं प्रारूप। तो अब क्या स्थिति हो गई, साइकिल योजना 2 साल 3 साल तक चली, और उसके बाद लड़के लोग भी जगह जगह हमको मिलने लगे, तो कहने लगे अंकल हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए। तो हमने 10 के बाद लड़कों के लिए भी साइकिल योजना शुरू कर दी। और आज आपको मालूम है लगभग 15 लाख 9वीं क्लास में लड़के लड़कियों को साइकिल उपलब्ध कराया जा रहा है। और अब जब 9वीं क्लास में लड़कियों की संख्या इतनी कम थी, और अब मालूम है अब मैट्रिक में लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर हो गई। कोई शिक्षा के बारे में बात करता,
क ख ग घ का ज्ञान है। इतनी बड़ी संख्या में लड़कियों को हाई स्कूल पहुंचा दिया। कहां थे टीचर? कैसे बहाल किया? 3.5 लाख के करीब शिक्षकों का नियोजन हम लोगों ने किया। आजकल टीचर लोग भूल जाते हैं कि कल क्या मिलता था और उसके बाद किसने आपको दिया और कैसे 15 से फिक्स सैलरी की जगह पर सैलरी दे दिया और अब कितना मिल रहा। लेकिन हम सबको कहेंगे, लेकिन किसी को रोकिएगा। आप किसी के लिए कुछ भी करते जाइए वो और चाहता है। हम इसको अप्राकृतिक नहीं मानते, ये स्वाभाविक चीज है। अगर कुछ मिलेगा तो और खोजेगा और खोजता, हमको कोई एतराज नहीं। खोजो, हमारे पास जो भी क्षमता होगी हम बढ़ाते ही जाएंगे, उसकी चिंता मत करो। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, सारे शिक्षकों से हम ये उम्मीद करते हैं कि आपका जो बुनियादी दायित्व है, कर्तव्य है, बच्चे बच्चियों को पढ़ाना, पढ़ाइए। अगर आप नहीं पढ़ाते हैं तो लोगों के बीच में अलोकप्रिय हो जाइएगा। इसलिए अगर अपनी लोकप्रियता चाहते हैं तो बच्चे और बच्चियों को पढ़ाइए। हम एक एक बात करते हैं, लोग कुछ भी करता, हम किसी का नुकसान करते हैं। जो भी हमसे संभव होता है हम उसका भला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन शिक्षा की स्थिति कितना हम लोगों ने बढ़ाया, यही नहीं, क्या हाल था कॉलेज का, उसका आप बताइए। किस तरह से 7 निश्चय की बात पर हम आगे आएंगे, कितने और कॉलेज का करना शुरू किया। और अब तो हम लोग चाहते हैं कि बिहार में मात्र 13% इंटर के आगे पढ़ने वाले लोग थे। जितने लोग इंटर पास करते हैं उसका 13% थी। अब हम लोगों ने जो काम करना शुरू किया, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, हर जगह इतना कॉलेज की स्थापना, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, इन सब चीजों के चलते अब उसकी भी संख्या बढ़ती जा रही है। तो हमारा लक्ष्य है कि देश का औसत जो 24% है, हम अपने यहाँ कम से कम 30% तक उसको पहुंचाएंगे कि इंटर के बाद लोग जाए। तो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम ऐसा नहीं है कि जहां पर हर जगह हम लोग इसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जरा सोच लीजिए, आबादी कितनी है जिसका जिक्र हमने कर दिया, और तब हम लोग इतना काम कर रहे हैं। जहां आबादी नहीं है, आबादी की कमी है, वहां पर अगर कोई इस काम को कर पाता है तो वह एक अलग बात है। तो शिक्षा के क्षेत्र में हर जगह कौन सा काम नहीं हो रहा है। अब आप जान लीजिए, हम लोगों ने तय कर दिया, अब ये जो हम बात कर रहे थे हायर एजुकेशन के लिए सब तो काम किया, लेकिन हम एक एक चीज का आकलन और अध्ययन करते हैं। जो हमारी इतनी आबादी है, प्रजनन दर इतना था, जब 2005 में हम लोग को काम मिला तो प्रजनन दर था 4.3, अब घट कर गया है 3.2 पर। उसको और आगे घटाना है, लेकिन उसका आकलन किया तो यही पता चला कि अगर ये जो सारे देश का और बिहार का जो आंकड़ा है, अगर सारे देश में भी जो पति पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास है तो सारे देश में भी औसत प्रजनन दर 2, और बिहार के भी वैसे परिवार में जहां पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है, यहां भी प्रजनन दर था 2, और पूरे देश में पति पत्नी में अगर पत्नी इंटर पास है, 12वीं कक्षा पास है, तो प्रजनन दर था 1.7, और बिहार में पति पत्नी में अगर पत्नी इंटर पास है तो यहाँ मिला था प्रजनन दर 1.6। उसी समय मेरे मन में यूरेका की भावना आई, और उसी समय हमने तय किया कि जब तक हम अपनी तमाम बच्चियों को इंटर तक पढ़ा नहीं देंगे, ये जो प्रजनन दर के चलते आबादी इतनी बढ़ती चली जा रही है, उसमें कमी नहीं आएगी। तो उसमें कमी लाने के लिए और प्रयास कर रहे थे, लेकिन स्वाभाविक रूप से कमी आ जाएगी जब सब बच्चियों को हम मैट्रिक और इंटर तक पढ़ा देंगे। और इसलिए हमने तय कर दिया कि सारे बिहार के हर ग्राम पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित होगा, 12वीं तक की पढ़ाई होगी, और 6000 पंचायत में लगभग हो गया। जो बचा हुआ इलाका है, आप उन सभी जगहों पर इस साल
आज 1 मार्च है 2020 का, अप्रैल 1 महीने के बाद सभी पंचायतों में जो बाकी बचे हुए पंचायत हैं उसमें 9वीं की पढ़ाई शुरू हो जाएगी और उसके लिए बिल्डिंग बनाना, कमरा बनाना, एक एक चीज, लड़कियां भी पढ़ेगी, उसके लिए शौचालय का निर्माण, हर तरह का काम किया जा रहा है और 450 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का आवंटन किया जा चुका है। ये सब काम होगा। मेरा लक्ष्य है कि बचे हुए पंचायत में भी ये काम शुरू हो जाए और हर पंचायत में लड़कियों के पढ़ने के लिए इंटर तक का प्रावधान रहेगा और बड़े पैमाने पर शिक्षकों का भी नियोजन। तो एक एक चीज का काम हम लोग इस सब काम को करवाते जा रहे हैं। तो इसलिए समझ लीजिए कि कहीं से भी किसी चीज को हम लोग छोड़ने वाले नहीं। और उसके अलावा एक बात और जान लीजिए, बांका से प्रयोग हुआ उन्नयन बांका स्कीम, नाम लिखाती हैं लड़कियां, लड़के दिखाते हैं, लेकिन बहुत लोग स्कूल नहीं जाते। लेकिन बांका में जो काम किया उन्नयन योजना के अंतर्गत, जो बच्चों को जिस तरह से टेलीविजन सामने रख करके, स्क्रीन सामने रख करके पढ़ाया, हम जा करके देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो लड़के और लड़कियों का जिस तरह से उत्थान हो रहा था, तब हमने कहा कि बाकी बचे हुए 3 सब्जेक्ट को भी जोड़ दो, जोड़ दिया और उसके बाद उस योजना को पूरे बिहार में लागू कर दिया, उन्नयन बिहार स्कीम। और अब तो हमने कह दिया है, ये जो अपराध की बात कर रहे थे, बच्चियों के साथ जो कई प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, उसका कारण क्या? सब हमारे यहाँ मित्र हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया पर काम करते हैं। एक ही बात जान लीजिए दोस्तों कि किस प्रकार से सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी करते हैं, सदुपयोग भी, ट्रांसपेरेंसी भी है, पारदर्शिता भी है, लेकिन कुछ लोग दुरुपयोग करता है और वो दुरुपयोग पॉर्न साइट के चलते होता है और दुनिया भर में गंदी चीजों को पॉर्न साइट पर लोग दिखाता है और लोगों को मालूम है, आजकल को जानते हैं टेलीविजन, ये आप कितना मोबाइल हो गया है सबके पास। बिहार की आबादी अगर आज 12 करोड़ भी होगी तो 8.5 करोड़ से ज्यादा मोबाइल। अब ज्यादातर लोग के पास मोबाइल है, कुछ लोगों को इस सब चीज की जानकारी हो जाती है, कुछ लोगों का दिमाग गड़बड़ करने वाला होता है। तो ये जो पॉर्न साइट देखेगा, घर के अंदर भी अपराध, घर के बाहर भी अपराध, बच्चियों के साथ अपराध, किस तरह की दुर्घटनाएं घट रही है। इसलिए हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा और निरंतर हम अभियान चला रहे हैं। जल जीवन हरियाली अभियान में थे, हमने पहली बार इसका जिक्र उसी सिलसिले में किया और हमने निवेदन किया, अनुरोध किया कि भाई ये पॉर्न साइट है, इस पर देश में, इंडिया में पूरे तौर पर प्रतिबंध लगा दिया जाए ताकि कोई गड़बड़ चीज नहीं देखे। यहां तक कि गड़बड़ करने वाला भी पूरे मोबाइल पर उसको लेकर के उसको प्रचारित कर देता है। और ये धंधा करने वाले लोग जो है साइट को चलाने वाले, इनको आमदनी बहुत हो रही है, इसलिए ये इतना खिलौना काम है। तो अब जो हमने उन्नयन बिहार में 5 विषय रखा है, उसके अलावे हमने शिक्षा विभाग को सुझाव दिया है और मुख्य सचिव को भी कहा है हमने, ये जो पॉर्न साइट को परहेज करो, इसकी भी चेतना जागृत करने की कोशिश हम स्कूलों के माध्यम से करेंगे। अरे भाई, जो भी हमको लगता है, जो भी दिखता है, उस पर काम करते हैं। और बहुत लोगों को काम से मतलब नहीं है, जुबान चलाने से मतलब है। हम तो भाई जुबान चलाने में यकीन कम करते हैं, काम करने में मेरा विश्वास है। तो शिक्षा के क्षेत्र में कितनी बात हुई है, स्वास्थ्य का क्या हाल था भाई, जरा बताइए। हम उस चीज को भूल सकते हैं? हम सांसद थे, संसदीय क्षेत्र में थे, एक गरीब आदमी जो कपड़ा भी नहीं था, कुर्ता भी नहीं पहने हुए था, लगोटी में आया वहां पर मीटिंग में मेरे पास। हमने पूछा क्या बात है? कहा कि अस्पताल ठीक से चलवाइए। एक बात कहा, हम वो दृश्य नहीं भूलते, ये दृश्य हम नहीं भूलते। और जब हम यहाँ काम करने का मौका मिला बिहार में, तो हमने सर्वेक्षण कराया
और फरवरी 2006 में पता चला कि पूरे बिहार में जो प्रखंड स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो सरकार का है, उसमें एक महीने में औसत 39 मरीज जाते हैं। यानी सरकारी अस्पताल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रखंड के स्तर पर, और उसमें इलाज कराने के लिए दिन भर में प्रखंड के स्तर पर एक मरीज आते हैं, कभी कभी 2 भी आ गए। यानी एक महीने में 39, ये बुरा हाल था। हमने पूरा अध्ययन किया, आकलन किया। 22 पे डॉक्टर की कमी है, नर्स की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, और भी जो सुविधाएं हैं उसकी कमी है। एक एक चीज का उपाय किया और ये देखा कि गरीब लोग, और उस समय एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जब हम सरकार में नहीं थे, सरकार के बाहर थे, हम जो न्याय यात्रा पर चले थे, तब हमने देखा था एक रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट में हमने पाया था कि बिहार में भी गरीब आदमी का जो भी आमदनी है उसका सबसे ज्यादा खर्चा खाने से ज्यादा लेकर के उसको इलाज पर पैसा खर्च हो रहा है। ये बात हमारे दिमाग में बात आई और जब इसका आकलन करवाया हमने और देखा कि यहाँ पर तो दवा का कोई इंतजाम ही नहीं है। भाई क्या करते थे, लोगों को काम करने का वर्षों वर्षों मौका मिला, 15 साल एक परिवार को मिला। क्या करते थे, क्या नहीं देखते थे, क्यों नहीं देखते थे? और जब देखा हम लोगों ने, तो हम लोगों ने 2006 में तय किया, सारे प्रखंड स्तर के उसके ऊपर वाले का दूध तो कर ही दिया, डॉक्टर वगैरह सबकी बहाली और हर जगह टेलीफोन लगवाया, ताकि हमारे कार्यालय से और स्वास्थ्य विभाग से पूछा जाता था कि फोन उठाएगा तो पता चलेगा कि डॉक्टर है या नहीं। मोबाइल नहीं, क्योंकि मोबाइल तो कहीं उठा लेते, लैंडलाइन हमने करवाया, उस पर जांच करते थे और मुफ्त में दवा लोगों को मिले। और जो दवा वितरण का था, इसकी शुरुआत हम लोगों ने अगस्त 2006 से करा दिया। उस समय आदरणीय श्रद्धेय उपराष्ट्रपति थे, श्रद्धेय भैरव सिंह शेखावत साहब, वो आए थे पटना और उन्हीं के हाथ से हमने अगस्त महीने में 2006 में शुरू कराया था। मरीजों को सरकार की तरफ से दवा का इंतजाम। और उसके बाद मालूम है, नवंबर में जाकर के हमने फिर सर्वे करवाया दिसंबर में, तो पता चला कि एक महीना में 39 लोग जाते थे, अब वो बढ़ करके 1000 से 1500 हो गए और उसका सारा इंतजाम किया। और आज आपको मालूम है, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आज एक महीने में औसत अब 10,000 मरीज जाते हैं। अरे भाई, काम तो इतना कर रहे हैं, अब कितना मेडिकल कॉलेज खुलवा रहे हैं, कौन सा काम नहीं हो रहा, कौन सी चीज को देखना चाहते हैं, जान लीजिए। और नियमित टीकाकरण क्या होता था भाई, लोग बोलते हैं, जरा बता दें, 2005 तक टीकाकरण कितना था? 18%। और जो टीकाकरण का काम हम लोगों ने शुरू करवाया, अब बढ़कर के हो गया है 86%, 86%। और हमारा लक्ष्य है संपूर्ण टीकाकरण कराएंगे और बिहार देश के 5 टॉप राज्यों में रहेगा सबका टीकाकरण। और आप सबको मालूम है कैसा पल्स पोलियो कैंपेन चला। अभी तो सरकार बनी थी 2005 में, 7 दिन के बाद असेंबली शुरू होने वाला था, हमको लोगों का फोन आ गया पल्स पोलियो के लिए। हम चाहते थे 7 दिन के बाद, लोगों ने कहा तुरंत मिलते हैं। अभी शपथ लिया था, 2 दिन भी नहीं बीता, सबको बुलाए, लोग आ गए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग, और आकर लोगों ने कहा, हमने कहा चिंता मत करिए, हम सारे डीएम को लगाएंगे। और पहला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमने सारे डीएम को निर्देश दिया कि आपका काम है पल्स पोलियो कैंपेन को देखना और चलाना। और पल्स पोलियो कैंपेन चला, और जो पल्स पोलियो कैंपेन चला उसके बारे में सब लोगों को लग रहा था कि अगर बिहार में नहीं हुआ तो ये पोलियो से मुक्ति नहीं होगी।
चिंतित थे, लेकिन बिहार में जिस तरह का काम हम लोगों ने कराया कि पोलियो से उन्मूलन हो गया। हम तो गए थे पाकिस्तान, सरकार के पर तय कार्यक्रम के और वहां के निमंत्रण पर 2012 में सब कार्यक्रम तय था। अलग से हमसे पाकिस्तान में लोग पल्स पोलियो कैंपेन पर बात किया। आपको क्या बताएं, लोग सुनना चाहते थे कि कैसे आपने किया, सब बात बताया, उनको भी बड़ी चिंता हो रही थी। और उसके बाद जो दुनिया के सबसे धनी आदमी हैं बिल गेट्स, वो बिहार को मदद करना चाह रहे थे स्वास्थ्य के क्षेत्र में सब जगह, तो स्वयं गए पता करने के लिए बिहार का सबसे जो आवागमन के दृष्टिकोण से सबसे कठिन इलाका था खगड़िया का, वहां वो चले गए देखने के लिए। और जा करके उस आदमी ने सब लोगों से बात किया, और जब वो सुने तो यहाँ आने के बाद उन्होंने इतनी प्रशंसा की कि भाई पल्स पोलियो कैंपेन बिहार का कितना बढ़िया चल रहा है। तो आप जरा जान लीजिए, अब उसी तरह से कालाजार से मुक्ति कराना चाहते हैं। मालूम है कालाजार की क्या स्थिति थी? कालाजार जरा पूछ लीजिएगा, लोग बोलते हैं, सब हम मीडिया के माध्यमों से भी निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप अपना आंकड़ा पता कर लीजिए, हमारा आंकड़ा हो तो बता दीजिए कि गलत बोल रहे हैं। 2005 में कालाजार के 23,383 मामले सामने आए थे, और कालाजार से निदान कराने के लिए हम लोगों ने जो प्रयास किया है, और गरीब आदमी को होता था, लोग जाता नहीं था इलाज कराने के लिए, हमने जो सीएम रिलीफ फंड है उससे मदद करवाया कि जो आदमी को भी कालाजार होगा उसको हम पैसा देंगे, वो चिंता न करे। वो सोचता था कि हम घरेलू आमदनी हमारी नहीं होगी, हम अगर काम नहीं करेंगे श्रम का तो कैसे परिवार चलेगा, करते रहता था, इलाज नहीं कराता था, मौत का शिकार हो जाता। तो हमने उनके लिए इंतजाम किया, और मालूम है एक भी कालाजार का पीड़ित व्यक्ति जो इलाज के लिए आता है उसको ले जाया जाता है, इलाज कराया जाता है, उसको तो एक ही दवा से हो जाता है, और 6,600 रुपया राज्य सरकार उनको पैसा देती है कि चिंता मत करना, ठीक हो जाओगे। और अब संख्या क्या हो गई है? अब 18-19 में कालाजार से पीड़ित की संख्या घटकर हो गई है 252, और हमारा तो लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी जैसे पल्स पोलियो कैंपेन चला करके पोलियो से उन्मूलन हुआ, कालाजार से भी बिहार को छुटकारा मिले। इसलिए भाई दोस्तों, मैं आप सब लोगों को कहूंगा कि ये सब जो मौलिक चीज है, हम लोग तो काम करते रहते हैं, इन सब चीजों के लिए आप सब कहिएगा जरूर। और आप जानते हैं कितना काम शुरू हुआ है, हम लोगों ने जो काम किया है 2005-6 का उदाहरण बता देते हैं। शिशु मृत्यु दर, बच्चे जो मरते थे 1000 की जनसंख्या पर, वो 61 थी, अब वो घट करके 35 हो गया। इसी तरह नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 की जनसंख्या पर 37 से घटकर 27। मातृ मृत्यु दर 1 लाख की जनसंख्या पर 371 घट करके 185 हुआ। और वर्ष 2005 में जो कुल प्रजनन दर जो हमने अभी आपको बताया था 4.3 था, घट करके 3.2 हो गया। और इसके लिए 11 में नई पीढ़ी स्वास्थ्य गारंटी कार्यक्रम, 15 में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, और सबको इलाज कराने के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का गठन किया। ये सब काम किया है हम लोगों ने। और आपको मालूम है कि एक एक काम करते हुए हर जगह इतना अस्पताल का निर्माण, और उसके अलावे मेडिकल कॉलेज का 3 हम लोगों ने तय किया अपनी तरफ से, 2 तो चालू हो गया, चाहे बेतिया का हो या पावापुरी का हो। अब तीसरा जो था जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के नामकरण पर मधेपुरा में चिकित्सा महाविद्यालय, वो भी बन करके तैयार है, और इसका भी बाजाबता उद्घाटन हम 7 मार्च को करने जा रहे हैं। अब वो भी हो गया। उसके अलावे केंद्र प्रायोजित फेज 1 में
3 महाविद्यालय छपरा, पूर्णिया, समस्तीपुर में निर्माण चल रहा। केंद्र प्रायोजित फेज 2 में 5 महाविद्यालय जिसमें बक्सर, जमुई, सीतामढ़ी, मधुबनी, झंझारपुर निविदा प्रक्रिया में है और सिवान में भूमि चिन्हित की जा रही है। और मालूम है एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल जो केंद्र प्रायोजित फेज है उसमें लगभग खर्च होता है 500 से लेकर के 525 करोड़ रुपया, और उसमें केंद्र सरकार की तरफ से मदद मिलती है 110 से लेकर के 150 करोड़ रुपया, और बाकी पैसा 350 से लेकर 425 करोड़ रुपए तक की योजना केंद्र प्रायोजित फेज 1 और फेज 2 में 350 से लेकर 425 करोड़, और भूमि जमीन जो मेडिकल कॉलेज के लिए वो राज्य सरकार कर रही है। और इसके अलावा 7 निश्चय में 3 और महाविद्यालय वैशाली और बेगूसराय में निविदा प्रक्रियाधीन है, और भोजपुर में जगह चिन्हित की जा रही है। हम लोग लगे हुए चाहते हैं कि आरा में ही जगह कहीं हो जाए, अब वो होने वाला, तो एक एक चीज तो इतना करवा रहे हैं भाई। और 7 निश्चय आएगा तो बता देंगे आपको हर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना क्या नहीं हो रहा। तो इसलिए एक काम हम अनुरोध करेंगे और सारे अपने साथियों को कहेंगे कि हम तो चाहते हैं कि हमारा जितना अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य उपकेंद्र है सब बने। जमीन में दिक्कत होती है, मिलती नहीं है। हम आग्रह करेंगे कि लोग जो के पास जमीन है और जमीन देने को तैयार हो जाए उनको तैयार करिए। उस चाहे वो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या स्वास्थ्य केंद्र हो, जो उनके जमीन पर बनेगा उसका नामकरण उन्हीं पर या उनकी इच्छा के मुताबिक उनके परिवार के किसी सदस्य पर कर देंगे, जो आने वाले अनंत काल तक वही नामकरण रहेगा। ये करवाइए। तो हर क्षेत्र में आपको हम बता दें कि एक एक काम हम लोगों की तरफ से ये सब हो रहा, आप चिंता मत करिएगा। और उसके अलावा आधारभूत संरचना के लिए सड़कों का कितना निर्माण हुआ, कैसा सड़क था जी, याद है ना कैसा सड़क था। हम तो एमपी थे, टाल वाला इलाका, हम तो अपने क्षेत्र में रोज घूमते थे पैदल 12 किलोमीटर। एक दिन हमको घूमना पड़ा था 18 किलोमीटर, वो नहीं हम घूम सकते। आप बताइए, अपने क्षेत्र में संसदीय क्षेत्र की बात हम करें, कहां लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है। हर जगह सड़क बनवा दिया हम लोगों ने। कितना हुआ पथ निर्माण विभाग में 2005-6 से लेकर के अब तक हम लोगों ने सड़क और पुल पुलिया के निर्माण के लिए खर्च किया 52,385 करोड़ रुपया। तो आप सोच लीजिए, इतना सड़क, ग्रामीण सड़क के लिए हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ना, ये काम हो रहा। जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत है उसमें 51,885 किलोमीटर लेकिन निर्माण किया जा चुका, और अब बाकी मात्र बचा 2240 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रक्रियाधीन। और उसके बाद मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू से पहले चलाए थे 1000 से 1500 वाले में, जब हो गया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1000 तक, तो वो खत्म हुआ। बाद में हमने मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना की शुरुआत कर दी। तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत तो लगभग 6800 किलोमीटर पथ का निर्माण कराए, और मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना और अन्य राज्य योजनाओं के अंतर्गत 5 के बाद से अब तक 31,587 किलोमीटर पथ का निर्माण ग्रामीण इलाकों में हम लोगों ने करवाया, और अभी 16,581 किलोमीटर का निर्माण कार्य चल रहा है। हमारा टारगेट है इस साल एक गांव नहीं बचेगा जिसको पक्की सड़क से नहीं जोड़ेंगे, और उसके बाद गांव के जो टोले हैं वो तो 7 हिस्से में है, उसको आगे आकर के बताएंगे, उसको भी कर देंगे। तो इस तरह से, और अब हमने कर दिया है कि खाली रोड बनाएंगे नहीं, चाहे सड़क हो या पुल, उसका अनुरक्षण होना है। सिर्फ पथ का निर्माण नहीं, उसको मेंटेन करके सब दिन रखिए। और लोक शिकायत निवारण कानून में डाल दिया,
लोगों का अधिकार है। अगर कोई सड़क खराब भी किया तो शिकायत करेंगे और न सिर्फ सड़क बन जाएगा ठीक, बल्कि इसके लिए जो जिम्मेवार होगा अधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो ये भी कर दिया है कानून। तो अब जरा इन सब बातों के बारे में लोगों को बताइएगा। अब ये सब काम के साथ साथ क्या कहा था हमने, न्याय के साथ विकास, हर इलाके का विकास और समाज का जो हर तबके का उत्थान और जो किनारे पड़ा हुआ हाशिए पर है उसको मुख्य धारा में लाना। और इसके लिए महिलाओं के सशक्तिकरण का काम, कौन सा काम नहीं किया, कितनी बात आपको बताएं। बिहार पहला राज्य है महिलाओं को जो अधिकार संपन्न किया, 50% का आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में बिहार में दिया गया। 50% का आरक्षण, कितनी बड़ी संख्या। हमने जीविका समूह के माध्यम से कितनी बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रेरित किया और आज कितनी बड़ी संख्या में अब महिलाएं जीविका समूह से जुड़ गई। हमारा लक्ष्य है 10 लाख स्वयं सहायता समूह जीविका समूह का और अब 9,13,000 स्वयं सहायता समूह बन गया। 1,13,00,000 से अधिक महिलाओं को जोड़ा गया। और जब काम शुरू किया था तो शुरू में ही पहले टेनियर में ही हमने जो शुरू किया था अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं के लिए हुनर योजना, और हुनर योजना का फिर विकास किया अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी किया। और उसके बाद औजार के लिए ट्रेनिंग हो गई, औजार के लिए भी पैसा खरीदने को पैसा दिया। तो एक एक काम हम लोगों ने किया है। कौन सा काम? और अब तो आप जान रहे हैं, एक चीज जान लीजिए, महिला बटालियन तो यहाँ पुलिस में है ही, पुलिस में भी 35% आरक्षण और 7 निश्चय में तो हमने हर सेवा में महिलाओं को 35% आरक्षण करवा दिया, वो अलग बात। लेकिन जान लीजिए बिहार में अनुसूचित जनजाति की संख्या 1% के करीब है। बिहार पहला राज्य है जहां अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए एक अलग से स्वाभिमान बटालियन का हमने गठन किया। कौन कौन सा काम किए हैं भाई, याद रखिएगा, हम लिख करके भी दे देंगे। एक एक काम, चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, अल्पसंख्यक समुदाय हो, महिलाएं हो, अति पिछड़े वर्ग के लोग हो, सबके लिए जो काम किया गया हुनर और औजार के लिए, और किशोरियों के लिए स्वास्थ्य योजना, प्रतिवर्ष 300 रुपया प्रति छात्रा, कन्या उत्थान योजना की शुरुआत कर दी। अब क्या है, घर में बेटी पैदा होगी तो 2000 रुपया, आधार से जोड़ लीजिएगा तब 1000 रुपया, संपूर्ण टीकाकरण कराइएगा तो 2000 रुपया और अगर कोई भी लड़की हमारी इंटर पास कर जाएगी उसको 10,000 रुपया, और कोई भी लड़की अगर ग्रेजुएट कर जाएगी उसको 25,000 रुपया। पोशाक योजना सब में वृद्धि, और एक एक काम का सैनिटरी नैपकिन की राशि हमने बढ़ा दी। पहले देना शुरू किया था 150, अब कर दिया 300। तो एक एक काम कर रहे हैं, तो हर स्तर पर भुगतान हो रहा महिलाओं के उत्थान के लिए। तो आपको मैं यही बताना चाहता, नारी सशक्तिकरण। अब इस बार हमने क्या किया, जो भी कोई वृद्ध बच गया है सबके लिए वृद्धजन पेंशन की जो भी आमदनी हो, बहुत लोग तो हैं जो नहीं लेना चाहते हैं। हम लोगों को लगा था कि 26 लाख के करीब होंगे, लेकिन 19 लाख लोगों ने आवेदन दिया। 14,21,000 का लाभुकों को स्वीकृति प्रदान कर दिया गया। 2,10,000 का एक सप्ताह के अंदर स्वीकृति प्रदान होगी और लगभग 2,70,000 की स्वीकृति की प्रक्रिया की जा रही है। और उसमें एक शिकायत हमको मिली है, जो हमारे प्रखंड के अध्यक्ष आए हुए थे, इन लोगों ने भी बताया और दूसरे लोगों ने भी बताया कि ये जो बायोमेट्रिक का होता है, हाथ की उंगली वाला निशान लोगों को नहीं है, तो तय करवा दिया है कि बायोमेट्रिक सत्यापन की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां बायोमेट्रिक सत्यापन हो सकता है उसका होगा, बाकी का भौतिक सत्यापन की सुविधा दी जाएगी ताकि किसी को भी किसी तरह से असुविधा नहीं हो।
ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी आरक्षण नियमावली बन गई, किसके लिए हम लोगों ने काम नहीं किया। हर वर्ग के उत्थान का कार्यक्रम, पंचायती राज अधिनियम बनाया, महिलाओं का तो आरक्षण 50%, अनुसूचित जाति जनजाति का 16 और 1% क्रमशः, और अति पिछड़े वर्ग को 20%, सबका सम्मान किया गया। न्यायिक सेवा बिहार में जुडिशियल सर्विसेज में भी आरक्षण हो गया, जो 16% अनुसूचित जाति, 1% अनुसूचित जनजाति, और जान लीजिए अति पिछड़ा वर्ग को 21% जो जुडिशियल सेवाओं में कर दी गई है, और 12% हो गया है पिछड़े वर्गों के लिए। तो ये सब किया जा रहा है। और उसके बाद जो हम लोगों ने योजना चलाई, अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना, व्यापार करो, काम करो, उद्योग करो, 5 लाख रुपया का अनुदान देंगे और 5 लाख रुपया ब्याज रहित ऋण देंगे। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों ने ये काम शुरू किया, और उनके प्रशिक्षण के लिए भी 25,000 रुपया खर्च करेंगे। अब उसका विस्तार कर दिया इस साल अति पिछड़े वर्ग के लिए, और अब अनुसूचित जो मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना थी, अब उसका नामकरण हो गया मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना। अब इस तरह से सुविधा सबके पास हम लोग दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मत्स्य विकास योजना में भी अनुसूचित जनजाति के अलावे अब अति पिछड़ा वर्ग को मत्स्य पालकों हेतु उसकी योजना को भी शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, हर पंचायत में 5 परिवहन, 3 अनुसूचित जाति जनजाति को और 2 अति पिछड़े वर्ग को। और अब तक जो लक्ष्य था 41,930, उसमें से 22,500 लाभुक को अनुदान वितरित हो गया। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, लोक सेवा आयोग पास करेंगे भारत सरकार का, तो उनको अंतिम परीक्षा के लिए 1 लाख, और बिहार लोक सेवा आयोग के रहेंगे तो उनको अंतिम परीक्षा के लिए 50,000। यह भी काम शुरू कर दिया हम लोगों ने। कौन सा काम जो केंद्र सरकार की तरफ से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना चलती है, उसमें अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार जिनकी आमदनी 2.5 लाख तक है, उनके बच्चों को मिलता है, और अति पिछड़े वर्ग में वह था 1.5 लाख रुपए तक का। अब राज्य सरकार ने तय कर दिया कि केंद्र की ये योजना है, अति पिछड़े के लिए 1.5 लाख तक राज्य सरकार की तरफ से अब इसका फायदा देंगे 2.5 लाख तक के परिवार। तो एक काम हम लोग कर रहे हैं। और इस बार कर्पूरी जयंती समारोह के अवसर पर हमने इस बात का ऐलान कर दिया था और वो लागू कर दिया गया। तो एक चीज अब अल्पसंख्यक वालों के लिए सोच लीजिए, और जो लोग को भी मकान के लिए पैसा दे रहे हैं, घर के लिए जमीन नहीं है, 60,000 रुपया जमीन खरीदो, उसके लिए सबको पैसा देने के लिए हम लोगों ने योजना चला दी है, बहुत ही लाभ दे रहे हैं। अब अल्पसंख्यक कल्याण के लिए जो परित्यक्ता महिला सहायता योजना थी, 10,000 से बढ़ा के 25,000 कर दिया। अल्पसंख्यक छात्रावासों में प्रति विद्यार्थी 1,000 रुपया प्रति माह छात्रावास अनुदान और 15 किलो मुफ्त अनाज। और यही चीज अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा वर्ग जो सरकारी छात्रावास में रहते हैं उसके लिए भी लागू है। और अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना शुरू किया था 25 करोड़ से, अब बढ़ाकर 100 करोड़ किया। और अब मदरसों की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बिहार राज्य मदरसा शिक्षा सुदृढ़ीकरण योजना, जो भी है एक अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सबको मालूम होना चाहिए। देखिए भैया, हमको वोट की चिंता नहीं है, मर्जी किसको आए उसको वोट दीजिए, लेकिन मेरा दायित्व है सबकी सेवा करना। लेकिन याद कर लीजिएगा, 15 साल राज लोग करते रहे, उसके पहले कांग्रेसी राज करते रहे, क्या दिया बिहार में अल्पसंख्यक समुदाय को? और जब हम लोगों को मौका मिला क्या किया? क्या हुआ था भागलपुर का दंगा, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? दंगाइयों की जांच करके फिर से पकड़वाया, सजा हुई, और उसके बाद लोगों को किस तरह से हम लोगों ने अनुदान दिया।
एक एक काम करवाया, तो कौन सा काम नहीं करना है, किस कम्युनिटी के लिए काम नहीं करना है? अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अब मदरसा शिक्षा सुदृढ़ीकरण क्या मिलता था, अब हम लोग मदरसों के उत्थान के लिए न सिर्फ टीचर को सैलरी दे रहे हैं जो अन्य टीचर के लिए है, लेकिन मदरसा को भी अगर उत्थान करना है तो उसके लिए भी पैसा देने के लिए मदरसा शिक्षा सुदृढ़ीकरण। इसके बाद वक्फ विकास योजना, हर जगह हर जिले में वक्फ के लोग जमीन देंगे, उनका बिल्डिंग बनेगा प्रत्येक जिला में, और अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय निर्माण हर जिले में, और शुरू हो गया। अभी जाकर के दरभंगा का हम शिलान्यास करके भी आए हैं, सबको पता है। तो एक एक काम, कौन सा काम नहीं किया? और एक चीज जान लीजिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, और ये जो अभी दरभंगा में हमने शिलान्यास किया, उसकी लागत है 56 करोड़ 99 लाख। एक एक आवासीय विद्यालय हर जिले में बनवाएंगे लड़के और लड़कियों के लिए अल्पसंख्यक समुदाय का। तो कौन काम, जरा पहले का देख लीजिए, अब पहले का बजट का प्रोविजन देख लीजिए और अब का देख लीजिए। तो अगर इन सब बातों पर आपस में चर्चा नहीं करिएगा, समाज में प्रेम और भाईचारे का माहौल होना चाहिए। समाज के जो उपेक्षित तबके के लोग हैं, उनके कल्याण के लिए हम लोग सब काम कर रहे हैं। और एक चीज आपको और बता देते हैं, केंद्र की योजना है, केंद्र सरकार की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, उनका निर्धारित कोटा 37,962, और जो बच जाते हैं उसी मेरिट के लोग उनको राज्य सरकार दे रही है। इस साल 31,481 अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को, पिछले बार 40,047 छात्र छात्राओं को राज्य सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति। तो देखिए, कहने को तो इतना ज्यादा है कि आप लोग और परेशान होइएगा। बहुत ज्यादा काम एक एक तरह से जो किया जा रहा है हर प्रकार से। अब किसान का क्या है, किसानों की आमदनी हम लोग बढ़ाना चाहते हैं। अभी हाल में हमने मीटिंग की है, उद्यमिता के माध्यम से भी उसकी सहायता करेंगे। हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं श्याम रजक जी, साथ के साथ बातचीत करके हम लोग इसके बारे में जो राज्य की औद्योगिक नीति 2016 है उसमें सुधार करने जा रहे हैं। और आपको मालूम है, आप बिजली का कनेक्शन भी दे रहे हैं किसानों को, खेती के लिए भी। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। प्रोक्योरमेंट का काम चल रहा है। कहाँ होता था पहले प्रोक्योरमेंट? किसानों की जमीन कहाँ खरीदी जाती थी अधिप्राप्ति? किसानों की जमीन नहीं, ये धान या गेहूं कहाँ खरीदा जाता था? ये काम तो हम लोगों ने शुरू कराया, और इसके लिए जो काम हम लोगों ने शुरू कराया पैक्स के माध्यम से, ये आप सब लोग जानते हैं। और इस बार भी चल रहा। शुरू में थोड़ा सा नमी के कारण कमी थी, लेकिन अब फिर वो ठीक हो गया। और अब इस समय तक जो हमको कल तक का फिगर आया है, उस समय तक पिछले वर्ष से भी ज्यादा हो चुका है प्रोक्योरमेंट, और ये सब काम किया जा रहा है। और इसके लिए हम लोग हर प्रकार की सुविधा दे रहे हैं। तो अधिप्राप्ति का काम, आपदा प्रबंधन का काम, एक काम तो आप जानते हैं किस तरह का आपदा होता है, और हम लोग सबको मदद करते हैं। कहाँ पहले लोग मदद करते थे? कुछ होता था, बाढ़ आती थी, क्या मदद मिलती थी? अक्टूबर नवंबर में जाके लिस्ट बनता कि 25 किलो देंगे, कहाँ मिलता था? 2007 से हम लोगों ने क्या शुरू किया? 22 जिले प्रभावित थे, 2.5 करोड़ की आबादी प्रभावित थी, और जो हम लोगों ने आपदा प्रबंधन का काम शुरू किया, सबको राहत देना काम शुरू किया, सबके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का निर्माण कराया। और आप जान रहे हैं 2019 में क्या आ गई? जुलाई में बाढ़, बीच में सुखाड़, फिर सितंबर में बाढ़। सबको कितनी मदद हम लोगों ने की, और इनपुट सब्सिडी भी दे रहे हैं। हर प्रकार से काम सारा सब कुछ करने के लिए, और एक एक काम आपदा प्रबंधन के लिए बिहार में किया जा रहा है। इस वर्ष आपदा प्रभावित कुल, इस वर्ष नहीं यानी 2019 में 44,33,000 परिवारों को 2298 करोड़ रुपया और 2298 करोड़ 21 लाख रुपया वितरित किया गया। कौन सा काम नहीं? और अब जो क्षतिग्रस्त फसलों का कृषि इनपुट अनुदान
उसके लिए हम लोगों ने 772 करोड़ 48 लाख की स्वीकृति दिए हुए हैं और 12,52,000 किसानों को 556 करोड़ रुपए को किसान के आधार से जुड़े बैंक खाते में हस्तांतरित कर दिया गया है। एक एक काम हम लोग करते हैं, तो आपको जानकारी इसलिए दे रहे हैं। और एक बात जान लीजिए, ये फरवरी के महीने में 24 से 26 के बीच में अचानक वर्षापात हुआ है, ओलावृष्टि हुई है, फसलों का नुकसान हुआ है। हमने आकलन करवाना शुरू किया है। अभी तक कल के पास जो हमारे पास फिगर दिया गया है उसमें है कि कुल बिहार में कई जिलों को मिलाकर के 38,361.38 हेक्टेयर में विभिन्न फसलों की क्षति की सूचना प्राप्त हुई है। जिला पदाधिकारियों को कहा गया है इसकी पूरी रिपोर्ट भेजिए ताकि किसानों को फिर से आपदा प्रबंधन की तरफ से हम सहायता प्रदान करेंगे, हम किसी को छोड़ते नहीं। इसलिए ये सब का और रोजगार की बात बहुत तो करता है, हमारे साथी कर रहे थे आरसीपी से, हम तो पूरा फिगर दे देंगे आपको कितना लोगों को भाई हम लोग रोजगार प्रदान किए हैं। अब पहले क्या मिला, हमने अभी विधानसभा और विधान परिषद में जब बात हुई थी उसमें भी हमने इस बात की चर्चा की है, लेकिन अच्छी तरह जान लीजिए कि हम लोग रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा कर रहे हैं। मैं तो वशिष्ठ भाई को और आरसीपी को कहूंगा कि अगर वो चाहें तो अपने पार्टी के प्रमुख लोगों को बुला करके रोजगार के अवसर कितने प्रदान किए गए हैं इसका आंकड़ा हम दे देंगे। हम देख रहे हैं समय बहुत ज्यादा लग रहा है, आप लोगों को तकलीफ हो रही होगी। हम राज्य में रोजगार के अवसर के लिए जो काम किए हैं हम तैयार करके ले आके रखे हुए हैं। समझ गए ना कितने लोगों को रोजगार दिलवाया। आप साहब लोक सेवा आयोग का देखिए, क्या पहले लोगों को मिलता था, अब क्या मिलता है। आप जरा सा सोच करके देखिएगा कि कितना ज्यादा लोगों को, यानी 2005-06 से अब तक सिर्फ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, तकनीकी सेवा आयोग, पुलिस अवर सेवा आयोग, केंद्रीय चयन परिषद, सिपाही भर्ती, अन्य विभागों के द्वारा अगर देखिएगा तो 1,53,100 लोगों का और प्रक्रियाधीन है 61,491 का, यानी और एक साल में पूरा हो जाएगा। कहां बहाली होती थी, कितना सिपाही की नियुक्ति होती थी, अब कितने सिपाही की नियुक्ति हुई। अब 5 से 19 के बीच में सिपाही के पद पर, पुलिस के विभिन्न पदों पर 51,241 पदों पर बहाली हुई और इसमें महिलाएं हैं 13,710 महिलाएं। अब इतनी बड़ी संख्या में बिहार में महिलाएं भी पुलिस में आ रही। एक एक काम, उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए काम, हर तरह से उच्च स्तरीय समिति कहां नहीं हो रहा। और आप जान लीजिए, आपको मैं क्या बताऊं, अगर एक ही चीज बताएं तो कहां कहां पथ निर्माण, भवन निर्माण, ग्रामीण कार्य, जल संसाधन विभाग में अगर पिछले वर्षों का देख लीजिए तो कितना मानव दिवस सृजन हुआ, कमाल है। पथ निर्माण विभाग में 53.35, भवन निर्माण विभाग में 12.94, ग्रामीण कार्य विभाग में 12.78, जल संसाधन विभाग में 30.06 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया। यानी सभी 4 विभाग को मिला लीजिए तो 109 करोड़ 12 लाख मानव दिवस का सृजन हुआ। अब कितना आदमी यहाँ ट्रेनिंग करके, पढ़ करके जा रहा है। अब आजकल एक बहुत गंदी बात चल रही है, बेमतलब की बात, लोग माइग्रेशन की बात करता है। अरे माइग्रेशन होता है, देश एक है, देश के किसी हिस्से का आदमी किसी दूसरे हिस्से में जाकर रोजगार करेगा। आपको पता है पटना और बिहार में नर्सेस कितनी आती थी, केरला से, साउथ से, कहां नहीं जाती थी। इसको कहते हैं माइग्रेशन। यहां भी देख लीजिए अभी भी दूसरे प्रांत के लोग कितने हैं, लेकिन बिहार के लोग बाहर क्यों नहीं जाएंगे, खूब जाते हैं। और वो प्रवासन नहीं है, माइग्रेशन नहीं है,
हर हिंदुस्तानी को हक है हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में जाकर काम करने का, रोजगार करने का और रहने का। इसलिए इसको माइग्रेशन नहीं कहते हैं। हम तो चाहते हैं इतना ट्रेनिंग देंगे कि देश के कोने कोने नहीं विदेशों में भी बड़ी संख्या में बिहार के लोग जाएं। इसको प्रवासन नहीं कहते हैं, माइग्रेशन नहीं कहते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। बिहार के लोगों को अगर बाहर में इतना काम का अवसर मिल रहा, जा रहे हैं लोग, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। इसलिए आप जान लीजिए। और कितना पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता हो रही है, अब बिहार से बाहर में उपलब्धता हो रही है और बिहार में तो अपनी उपलब्धता है ही। इसलिए इन सब चीजों के बारे में आप सबको मालूम होना चाहिए। रोजगार के मामले में भी, रोजगार का अवसर प्रदान करने के मामले में भी सब काम हम लोगों ने किया। और जो काम है 7 निश्चय का, तो पता है ना, महिलाओं का तो 35% आरक्षण 2016 में दे दिया, हो गया। उसके आगे और कौन काम? हम लोगों ने कहा हर घर बिजली का कनेक्शन देंगे, लक्ष्य था 18 का दिसंबर, अक्टूबर में ही दे दिया। हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण वह इसी साल पूरा कर देना है। हर घर शौचालय का निर्माण इस साल पूरा कर देना है। और विद्यार्थियों के लिए, उसके विकास के लिए कि हायर एजुकेशन में वो जाए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना राज्य सरकार की तरफ से चलवा रहे हैं। आर्थिक हल युवाओं का बल, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ 73,141 छात्र छात्राओं ने उठाया। 850 करोड़ से ज्यादा हम लोगों ने उसको वितरित किया। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता 4,14,510 युवाओं 497 करोड़ रुपए का फायदा लिया। कुशल युवा कार्यक्रम, ट्रेनिंग दे रहे हैं, कंप्यूटर पर काम करना सीखो, भाषा सीखो, व्यवहार कौशल हो, ये काम कर रहे हैं। और पूरे बिहार में 1,717 प्रशिक्षण केंद्र पर काम हो रहा। 9,50,264 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। 79,406 युवा भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तो एक एक काम, कौन सा काम नहीं किया गया है? हर जगह हम लोगों ने 7 निश्चय के काम में पूरा का पूरा कर दिया। और अब आप जान लीजिए, हर घर नल का जल जो हम बता दिए, काम जारी है। कुल मिलाकर के पंचायती राज, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, नगर विकास, सबको मिलाकर के 1,17,775 वार्ड है, जिसमें 49,109 वार्ड में पूरा हो गया हर घर नल का जल। काम जारी है 63,920 वार्ड में और प्रक्रियाधीन है 4,786 वार्ड। हर घर तक पक्की गली नाली 1,18,062 वार्ड में से 76,804 वार्ड में पूरा हो गया पंचायती राज और नगर निकायों में। और काम जारी है 27,515 वार्ड में और प्रक्रियाधीन है 13,743। हम आपको पहले बता दिया, इसी साल चुनाव शुरू होने के पहले ये सब काम पूरा हो जाएगा। ग्रामीण टोला संपर्क योजना, जो टोला था जिसमें ज्यादातर अनुसूचित जाति, जनजाति आदि पिछड़े वर्ग के लोग ही रहते हैं, 4,683 टोलों में 4,133 टोलों में पथ का निर्माण पूरा हो गया। 510 टोला में काम चल रहा है और ये 346 टोलों की योजनाएं इसी महीने मार्च 2020 में पूरा हो जाएगा। 164 टोला बचा है। रैयती भूमि को सतत लीज पर देने की कार्रवाई की जा रही है और इन टोलों में भी जून 2020 तक काम पूरा कर दिया जाएगा। अब आप बताइए कौन सा काम? अवसर बढ़े, आगे बढ़े। कॉलेज का तो बता दिया, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, जीएनएम संस्थान, महिला ITI, हर सब डिवीजन में ANM संस्थान, ITI की स्थापना, सबको मंजूरी दे दी, काम शुरू। और आपको मालूम है इंजीनियरिंग कॉलेज तो सब में चालू है, एक आधी जगह का जमीन नहीं, बाकी सब जगह काम भी शुरू है, लगे हुए। तो इसलिए एक एक काम। और उसके बाद जो पर्यावरण के प्रति जागृति हम लोगों ने लाई, जल जीवन हरियाली अभियान,
हम एक एक साथियों से कहेंगे कि भाई जब जल है और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है, इसलिए जल जीवन हरियाली को नहीं भूलिएगा। मैं बिहार के तमाम लोगों को बधाई देता हूं, आप सब लोगों को भी बधाई देता हूं कि 19 जनवरी को जो मानव श्रृंखला बनी उसमें 5 करोड़ 16 लाख से ज्यादा लोग शामिल, 18,000 किलोमीटर से लंबी मानव श्रृंखला बनी, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। तो अब सब काम चल रहा है और हर अब महीने पहले मंगल को जल जीवन हरियाली अभियान चलता रहेगा। न सिर्फ काम 2450 करोड़ रुपए से ज्यादा राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी। सार्वजनिक पोखर तालाब आहर बैंक को चिन्हित करके अतिक्रमण मुक्त करना, सार्वजनिक पोखर तालाब आहर बैंकों का जीर्णोद्धार, सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार, सार्वजनिक कुओं चापाकलों के किनारे सोख्ता का निर्माण, छोटी नदियों जंगल पहाड़ी क्षेत्रों में जल संरक्षण हेतु चेक डैम आदि संरचनाओं का निर्माण, नए जल स्रोतों का सृजन, गंगा जल उद्वह योजना, सरकारी भवनों में छत वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की संरक्षण, ये 7 आइटम है, 11 आइटम है, 7 आइटम है जल से संबंधित। और उसके बाद बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, और आप जान रहे हैं अब पौधों की भी व्यवस्था की जा रही है, हो गई है अपने राज्य में, बाहर से लाना पड़ता है। और ये जो 9 अगस्त को कार्यक्रम होगा, एक दिन में 2 करोड़ 51 लाख पौधे इस साल लगाए जाएंगे। तो आप सबसे कहेंगे और मौसम अनुकूल कृषि पर काम, फसल चक्र को बर्बाद, ये फसल चक्र होगा, फसल अवशेष को बर्बाद मत करिए। अब सौर ऊर्जा, हर घर बिजली दे दिया, अब सौर ऊर्जा को बढ़ावा देंगे। और 11वां आइटम जल जीवन हरियाली अभियान, हर मंगलवार के दिन ये अभियान चलेगा। आप सबसे कहेंगे, आग्रह करेंगे, हर स्कूल में, कॉलेज में, सरकारी कार्यालय में आप भी अपने अपने कार्यालय के पास बैठ करके या कहीं किसी गांव में बैठ करके हर मंगलवार को आप भी जल जीवन हरियाली अभियान के बारे में लोगों को प्रेरित करिए। और ये जो काम बिहार में हो रहा, ये अपने आप में दुनिया में एक स्थान प्राप्त हुआ। और आपको मालूम है कि जो अतिक्रमण से मुक्ति कर रहे हैं और उसमें जो गरीब आदमी पोखर आहर के बगल में बसा हुआ है, जिसको कोई जगह नहीं है, वैसे तमाम लोगों को राज्य सरकार 1,20,000 रुपया घर बनाने के लिए देगी और 60,000 रुपया जमीन खरीदने के लिए देगी। वैसे लोगों को हम लोग सबको दूसरे जगह पर सेटल करें, इसके लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे। तो कौन सा चीज है जिसके लिए हम लोग प्रयास नहीं कर रहे? और जो भी समाज सुधार का काम हुआ, शराबबंदी का काम, दहेज प्रथा से मुक्ति, बाल विवाह से मुक्ति, इन सब चीजों पर अपना काम करते रहिए। और एक ही बात हम कहेंगे, ये जो शराब पीने वाला, कुछ गड़बड़ करने वाला आदमी है, कुछ तो गड़बड़ करता, पकड़ाएगा भी, लेकिन अभियान चलाने की तो निरंतर है। महिलाओं की मांग पर हमने किया, सबका दायित्व ये करते जाइए। लेकिन एक चीज आपको हम कहेंगे कि लोगों को बताइएगा, कुछ लोग आजकल कहता है होम डिलीवरी, अरे पीने वाला ज्यादा ही सब बात बोलने के चक्कर में रहता है कि जल्दी छुटकारा मिल जाए और शराबबंदी बंद हो जाए। अरे जब तक हम हैं, शराबबंदी कभी खत्म नहीं हो सकता है। हम नशा मुक्ति की ओर ले जाना चाहते हैं। और ये काम आज दूसरे राज्यों के लोग आकर के बिहार का अध्ययन कर रहे हैं। अभी आए और कहां से आकर के, राजस्थान से आकर के आकलन करके गए। अब ईस्ट जोन का था मीटिंग अभी परसों, वहां भी हमने झारखंड को और पश्चिम बंगाल को कहा किनारे पर है भाई, शराबबंदी लागू करना नहीं लागू करना तो आपकी इच्छा है, लेकिन बिहार में इतनी बड़ी बात हो रही है, अपने इलाके को नियंत्रण में रखिए। तो हर तरह की बात हम लोग कर रहे हैं। एक चीज का प्रचार करेंगे, 2016 में पूरे दुनिया में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे किया और बता दिया है कि शराब कितनी बुरी चीज है। शराब के दुष्परिणामों के संबंध में ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन अल्कोहल एंड हेल्थ 2018 में पब्लिश हुआ। क्या कहा 2016 में? शराब पीने के कारण दुनिया में 30 लाख लोग मरे, यानी जितनी मौत होती है उसका 5.3%। और कम उम्र वाले 20 से 39 वर्ष के लोग
20 से 39 बरस के लोग की जो मृत्यु हुई वो दुनिया में जितनी मृत्यु होती है उसका 13.5%। आप बताइए कम उम्र का 13.5% दुनिया में मर रहा है शराब पीने के कारण। और एक एक चीज कौन सी बात नहीं। और इसके बाद जान लीजिए दुनिया में जितना भी सुसाइड आत्महत्या का मामला है 18% शराब के कारण। आपसी झगड़ा ये भी जान लीजिए, जो झगड़ा उगड़ा होता है आपसी झगड़ा दुनिया में 18% दारू पीने के कारण। सड़क दुर्घटना दुनिया भर में दारू पी के गाड़ी चलाने के कारण 27% और मिर्गी में 13% मामले शराब के कारण। तो एक एक चीज इन सब चीजों को लोगों तक चलाइए। और हम तो यही कहेंगे, हमने तो पोर्ट साइड के बारे में भी आपको बता दिया। और एक बात और, इन दिनों की बात चल रहा है, विधानसभा में बात हो गई। हम लोगों ने तो पहले भी कह दिया था कि जहां तक एनपीआर की बात है तो जो 2010 में एनपीआर हुआ है उसी आधार पर होना चाहिए। और यही प्रस्ताव खाली उसमें जो ट्रांसजेंडर है उनको जोड़ लिया जाए, स्त्री पुरुष के अलावा थर्ड जेंडर को। बाकी जो 2010 का है उसी के आधार एनपीआर होना चाहिए। और ये बात विधानसभा ने प्रस्ताव पारित करके भी भेज दिया है। हम लोगों ने राज्य सरकार की तरफ से 15 फरवरी को ही यह प्रस्ताव हम लोगों ने भेज दिया। हम भैया मीडिया में जारी नहीं किए थे, विधानसभा और वहां जो बातचीत हुई विधानसभा में तब हम वहां इन सब बातों को बता दिया। 15 तारीख को क्या भेजा गया था कि 2010 वाला ही करिए, उसके आगे मत बढ़िए। लोगों के मन में कहीं कोई भ्रम न हो, लोग सोचने लगेगा गरीब आदमी, कोई भी आदमी माता पिता का कहां जन्म हुआ, क्या उनकी जन्म तिथि है, तो हम तो खुद नहीं जानते हैं अपनी माँ की जन्म तिथि के बारे में। इसलिए एक एक बात को जानना चाहिए, गरीब गुरबा किसी को तक नहीं। एनआरसी के बारे में तो प्रधानमंत्री जी ने खुद कह दिया, अब तो विधानसभा ने भी प्रस्ताव पारित किया। इसलिए इन सब चीजों के बारे में कोई चीज नहीं है। और हम लोगों ने, हम तो दरभंगा में भी गए, हमारे पार्टी के एक आदमी ने कह दिया कि इस पर बोल दिए विधानसभा में, भाई तुरंत बहस हो जाए। 25 तारीख को ही बहस हो गया और यूनानिमस पास हो गया। हम तो आग्रह करेंगे सब लोगों से कि भाई प्रेम से भाईचारे का माहौल कायम रखिए। इस तरह की कोई बात, इसको लेकर के कोई भी बात नहीं पैदा करना। किसी भी कीमत में समाज के किसी तबके के साथ किसी भी प्रकार का न्याय नहीं हो। अल्पसंख्यक समुदाय के साथ किसी भी प्रकार की उपेक्षा या उनके साथ अन्याय हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो एक एक आदमी को मिल करके, लेकिन इस विषय पर अब ये हो गया है, सुप्रीम कोर्ट में चला गया। भाई सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, संवैधानिक विषय पर वहां फैसला होता है, कृपा करके इंतजार करें। और हम कहेंगे कि इसको लेकर के एक समाज में जो अनावश्यक विवाद का माहौल पैदा किया जाए। और देख लीजिए सर्वसम्मति से हुआ, एनडीए की सरकार एक एक चीज हो गया। इसलिए विनम्र रूप से सबसे प्रार्थना करेंगे कि इन चीजों पर अकारण ऐसा माहौल पैदा मत करिए। तो एक एक चीज का, और ये जो है जरा आजकल सिटीजनशिप अमेंडमेंट वाली बात चलती है, वो एक अलग बात। हमने बता दिया था विधानसभा में 2003 में एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था और उसमें ये बात एनआरसी की थी। और उसमें बात था कि अपने लोग जो दूसरे जगह पर रहते हैं उनके भी सिटीजनशिप की बात थी। सर्वसम्मति से पारित हुआ था। हम भी एमपी थे, श्रद्धेय अटल जी की सरकार में हम मंत्री थे, रेल मंत्री। और एक एक चीज को हमने 19 जनवरी को जो मानव श्रृंखला हो गई, उसके बाद एक एक कागज मंगा करके हमने देखा। और जो वो बिल आया था वो पेश हुआ था राज्यसभा में। और जो संयुक्त समिति है, स्टैंडिंग कमेटी है, और जो गृह का होता है उसके चेयरमैन होते हैं राज्यसभा। उसके चेयरमैन कौन थे? प्रणब मुखर्जी। उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई। उसके सदस्य कौन कौन थे? कपिल सिब्बल जी, हंसराज भारद्वाज जी, मोतीलाल वोरा जी, श्रीमती अंबिका सोनी जी, पीपी संगल जी,
जनेश्वर मिश्रा जी कौन नहीं थे, और लालू प्रसाद जी, ये सब मेंबर थे। अब पास हुआ, सर्वसम्मति से पास हुआ। और आपको मालूम है राज्यसभा में जब इस पर चर्चा हुई तो 2 आदमी बोले थे। उस समय विरोधी दल थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी विरोधी दल के नेता थे। वो तो उसके बाद 2004 से 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे। उनका भाषण क्या हमने पढ़ करके सुना दिया, जरा जान लीजिए भाषण। जो लोग करते हैं इस बात को जान लीजिए। मनमोहन सिंह जी, नेता विरोधी दल कांग्रेस के नेता, उनका क्या भाषण था। अपने भाषण में कहा हम लोग सरकार के इस कदम के पूर्ण समर्थन, यानी जो संशोधन हो रहा था उसका, इस विषय पर चर्चा के दौरान मैं उनका हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूं। मैं शरणार्थियों के साथ किए गए बर्ताव पर कुछ कहना चाहूंगा। देश के विभाजन के बाद बांग्लादेश जैसे देशों में अल्पसंख्यकों ने उत्पीड़न सहा। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? मनमोहन सिंह। बाद में 10 साल देश के प्राइम मिनिस्टर बने। बांग्लादेश जैसे देशों में अल्पसंख्यकों ने उत्पीड़न सहा। यह हमारा नैतिक दायित्व है। यदि परिस्थितियां इन बदकिस्मत लोगों को हमारे देश में शरण लेने के लिए बाध्य करती है तो उन बदकिस्मतों को नागरिकता देने में हमें उदार होना चाहिए। ये वो उनका भाषण है। इसके बाद मैं आशा करता हूं कि माननीय उप प्रधानमंत्री, जो उस समय आप जानते ही हैं, तो उनका अडवाणी जी थे, उनसे आग्रह किया कि इनके भविष्य के बारे में फैसला लेते वक्त इस बात को ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद राज्यसभा की उपसभापति थी नजमा हेपतुल्लाह जी, कांग्रेस की थी उस समय। उन्होंने भी अडवाणी जी को कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक भी पीड़ित है, उनका भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब जरा सा ये सब बात जान लीजिए। लोग कुछ भी बोलते हैं, अरे भाई जो हो गया, अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। काहे के लिए इतना ज्यादा अनावश्यक हो रहे हैं? एनपीआर एनआरसी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए हम तो सिर्फ याद करा दे रहे हैं क्या क्या कब हुआ है, कब क्या चल रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के मन में हो कि भारत के समाज में फिर से कोई वैसा माहौल बनाया जाए जो आजादी के समय में हुआ था। ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए। हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। एक एक चीज को, ये देश एक है और ये देश सबका है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म को मानने वाले हो, सबका ये देश है। ये देश पर सबका अधिकार है और सब एकजुट होकर के चलेंगे। कहीं ऐसा न हो कि आपस में विवाद पैदा करके फिर से भारत को दूसरी तरफ ले जाने की कोई कोशिश करे। मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा कि इसके दिशा में नहीं सोचना चाहिए और यह मुमकिन भी नहीं है। इस देश को कोई तोड़ना चाहेगा, यह देश नहीं टूटेगा। यह देश एक है और एक रहेगा और सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं और सम्मान करेंगे। इसलिए हम तो आग्रह करेंगे भाई, हम तो किसी भी चीज के बारे में बहुत सारी बात करते हैं, विशेष राज्य के दर्जा की मांग करते रहते हैं। फिर हमने किया है 14वां वित्त आयोग वाली बात जो थी, उसके आधार पर इसको रोक दिया गया था। अब 15वां वित्त आयोग ने कह दिया है कि स्पष्ट किया है कि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हम लोगों ने भी उनके सामने रखा था, अन्य राज्यों में रखा था, यानी राज्य का विशेष राज्य का दर्जा देना, बल्कि विशेष राज्य का दर्जा देने का विशेषाधिकार पूर्णतः केंद्र सरकार का है, जो विचारोपरांत इस पर समुचित निर्णय ले सकती है। 1 साल का ही रिपोर्ट आया है, उसी में ये बात है। इसलिए हम सबसे आग्रह करेंगे कि भाई इस पर भी ध्यान दीजिए। तो हम लोग तो अपनी तरफ से काम करते रहते हैं और पूरी मुस्तैदी से काम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे और एक दूसरे के साथ प्रेम और भाईचारे का माहौल कराएंगे। और आज भी हम लोग, और कई तरह की बात हो रही है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे लोकसभा के चुनाव में एनडीए जीता, हम लोग सिर्फ 1 सीट हारे।
इस बार जो विधानसभा का चुनाव होगा मजबूती के साथ चलिए, एनडीए लड़ेगा और हम लोग 200 से ज्यादा सीट फिर जीतेंगे। इस संकल्प के साथ रहिए। कोई किसी के साथ कुछ नहीं। कभी कोई किसी से मिलता है तब कंफ्यूजन। अरे भाई, हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और विधानसभा से प्रस्ताव पारित हुआ, चाहे जो कुछ भी था, जो कुछ भी एनआरसी है, किसी चीज के, दोनों चीजों के बारे में, तो इन सब चीजों के बारे में, एनपीआर और एनआरसी के बारे में जो बात हुई, सर्वसम्मति से पारित। इसलिए किसी भी प्रकार का नहीं, हम लोग मिल करके और एकजुट होकर के हम लोग काम करना चाहते हैं। और आप सब लोगों से यही अपील करेंगे कि आपको क्या है, हम एक ही चीज याद करा देंगे। जो कुछ लोग बिहार के रोजगार की बात करते हैं, अरे अब बिहार के लोगों को बिहार में काम भी इतना मिलने लगा। हम तो चाहते हैं पढ़ लिख करके बाहर जाए। अब जाने वालों की संख्या, मजदूरी करने वालों की कम हो गई। और आपको मालूम है 2008 में जो बिहार के राज्यपाल बने थे भाटिया साहब, वो हमसे मिले और उन्होंने हमको कहा कि भाई आप बिहार में क्या कर रहे हैं जो पंजाब में कम आदमी आ रहा है। उस समय के मुख्यमंत्री जो पंजाब के थे सुखबीर सिंह बादल, उन्होंने भी यही कहा, कम लोग जाते हैं। हम भूटान में गए थे, वहां लोगों ने कहा कि अरे बिहार का लोग आता था, अब आता नहीं है, कुछ उपाय करिए। तो ये स्थिति है, लोगों को ठीक से कुछ मालूम नहीं। अब बिहार में इतना काम हो रहा है हर प्रकार से। और एक ही आग्रह हम करेंगे अंत में, जिसको पारित भी किया है विधानसभा ने, और पहले संकल्प पारित किया था पिछले वर्ष फरवरी में 2019 में विधानसभा विधान परिषद दोनों में, जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। 1931 के बाद नहीं हुआ। 2011 में एक इन लोगों ने सोशियो इकोनॉमिक और क्या क्या मिला करके उसमें जात का किया, वो प्रकाशित नहीं हुआ ठीक से। हम लोग तो चाहते हैं कि एक बार जाति आधारित जनगणना हो जाए। और जाति आधारित जनगणना की बात तो हम 1990 से समझे हैं। उस समय के भूतपूर्व राष्ट्रपति विज्ञानी जैल सिंह जी, उन्होंने हमको बुलाया और बताया। हम जाके अपने पार्टी के नेता मधु लिमय जी से बात किए, मधु दंडवते जी भी वहीं थे, उन्होंने भी कहा ठीक है। तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी को कहा, चिट्ठी लिखा। बाद में उन्होंने कहा क्योंकि काम शुरू हो गया इसलिए अभी संभव नहीं हुआ। लेकिन 2010 में अलग से हुआ, उसका कोई फायदा नहीं। हम तो यही चाहेंगे कि पूरे देश में एक बार 2021 में जाति आधारित जनगणना हो जाए, ताकि सबको मालूम हो जाए, रिजर्वेशन से लेकर के हर चीजों के लिए बहुत ठीक ढंग से सारे आंकड़े उपलब्ध हो जाए और सबको संतोष होगा। इसलिए सब तो चाहेंगे। आप सब लोगों को हम तो यही निवेदन करने आए कि भाई जो पार्टी है ये काम में विश्वास करती है। और हम लोगों ने समाज के कमजोर तबके के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो काम किया, महिलाओं के उत्थान के लिए, महादलित, दलित, आदिवासियों के लिए, अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, किसके लिए नहीं किया? बाकी सब लोगों के लिए भी किया, सबके लिए काम किया। तो ये जो पार्टी है बिहार के सब लोगों की पार्टी, और हम लोगों का संकल्प एक ही है, बिहार का विकास हो। तो 7 निश्चय और योजना तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन अगली बार मौका मिला तो हम उसके बारे में भी आकलन और अध्ययन कर रहे हैं। अभी एक बात मेरे दिमाग में आया है, अगली बार अगर मौका मिल गया और चीज हम करेंगे। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में आ गया है, अगली बार आ जाएंगे तो बिहार के हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचा देंगे। ये हम अगले बार जरूर करेंगे। और उसके अलावा अन्य चीजों में जितना भी और काम करना होगा उस पर भी गौर कर रहे हैं और एक एक चीज का आकलन हम करवा रहे हैं। आगे का निश्चय होगा, अपना निश्चय पूरा करके आगे का भी निश्चय होगा। तो भाई हम तो काम के लिए, काम ही के लिए, हमारे लिए तो लोगों की सेवा करना और काम करना ही हमारा धर्म है। इसलिए आज जो हम देखते हैं हमारे पार्टी में किस तबके के लोग नहीं हैं, चाहे ऊंची जात के हों, पिछड़े वर्ग के हों, अति पिछड़े वर्ग के हों, दलित हो, महादलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में, सब लोग का
पार्टी के साथ जो लगाव हुआ है, मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और आपको एक ही बात की गारंटी देता हूं कि ये पार्टी काम करने वाली पार्टी है। ये पार्टी विवाद करने वाली पार्टी नहीं है, झगड़ा लगाने वाली पार्टी नहीं है। हम लोग किसी से झगड़ा नहीं करते हैं, हम लोग अपना काम करते हैं और न जाने कितने लोगों का क्या नहीं सुनना पड़ता है, हमको इसकी कोई परवाह नहीं। जिसको जो मर्जी, जिसको किसी चीज का ज्ञान नहीं है, जो चाहे वो बोले, हमारा काम है लोगों की सेवा करना। और हम सब लोगों से कहेंगे कि अपना मन वहीं रखिए और लोगों के बीच में निरंतर काम करिए। और अब जब हर बूथ में कमेटी बन गई, पंचायत में तो कमेटी है ही, बूथ में अध्यक्ष सचिव बन गए, अब एक एक दायित्व है और सिर्फ काम करना नहीं है, फीडबैक लेना, जानकारी लेना। आगे भी जो हमको काम करना है तो हमको तो फीडबैक चाहिए। हम रामचंद्र बाबू को कहेंगे कि ये भी आप पार्टी के सब लोगों को लगाइए, क्या फीडबैक है और अब क्या चाहिए, इतना सब कुछ कर चुके। तो जो मेरे मन में, हमने तो एक बात कह दिया, उसके अलावा और भी करेंगे तो बिहार का विकास करेंगे। और बिहार जितनी चर्चा हमने कर दी, उसके अलावा भी बिहार को आगे बढ़ाएंगे, बिहार को एक विकसित प्रदेश बनाएंगे और पर्यावरण के प्रति जागरूक रखेंगे। जल जीवन, हरियाली जो चीज है, उसके प्रति एक एक आदमी की जो जागृति पैदा हुई है। आप जरा देख लीजिए, 5 करोड़ 16 लाख से ज्यादा, 12 करोड़ की आबादी, इतने लोग, उस दिन कितना ठंड था, कहीं कहीं वर्षा भी हुई और उसके बाद भी कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। तो ये मामूली बात नहीं है, ये बिहार की खासियत है। बिहार को लोग इसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं, आपसी विवाद के चलते भी छवि धूमिल करना चाहते हैं, लेकिन बिहार की छवि अब बेहतर है और बिहार के लोग तो पूरा मुस्तैदी के साथ काम करते हैं, कहीं किसी को परेशान नहीं करते हैं, दुनंबरी धंधा नहीं करते हैं, जाकर मेहनत करते हैं और काम करते हैं। और हम तो दिल्ली में जाते हैं और दिल्ली में कह देते हैं कि अब दिल्ली में बिहार के लोग इतना काम कर रहे हैं कि अगर किसी दिन बिहार के लोगों ने सोच लिया कि आज हम कोई काम नहीं करेंगे तो पूरा का पूरा दिल्ली ठप हो जाएगा। यह है बिहारियों की ताकत। तो हम इस ताकत का सम्मान करते हैं और बिल्कुल प्रेम के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ काम कीजिए। हम तो यही आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे। और आप सब लोग आए, बहुत लोग रात में ही आ गए, सुबह आ गए, यहाँ पर तो हम आगे कहेंगे, अब आगे जब कुछ करिएगा तो ऊपर भी कवर लगा दीजिएगा। हम लोग कवर में बैठे हुए हैं, अब बाकी बेचारे को कष्ट उठाना पड़ना। इसलिए आप सब लोगों को मैं पुनः स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और सब लोग कार्यक्रम के समापन के पूर्व हम लोगों के साथी जो बैजनाथ महतो जी नहीं रहे और इसके पहले पिछले वर्ष जॉर्ज फर्नांडिस साहब जिन्होंने पार्टी का गठन किया, वो भी हम लोगों के बीच में नहीं है। तो उनके प्रति भी हम सब खड़ा होकर के 1 मिनट तक मौन धारण करके श्रद्धांजलि निवेदित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और मैं आग्रह करूंगा आज के संचालक ललन जी को कि इस बात को वहां से जाकर के ऐलान करके तब सब लोगों को खड़ा कर दीजिए।